देखो बेसिक जावा तो हम लोग देख ही चुके हैं, है ना। और अब हमको क्या करना है, ऑटोमेशन देखना है ना। तो याद रखो, अगर हम ऑटोमेशन करें और वो भी बिना किसी मतलब अगर हम सोचें कि हम डायरेक्टली ही ऑटोमेशन करें तो किसी भी लैंग्वेज में ऑटोमेशन तो हम कर सकते हैं, बट वो ऑटोमेशन बहुत क्या होगा, टफ होगा, बहुत लेंदी होगा, टाइम टेकिंग होगा, स्लो होगा। इसी वजह से बहुत से लोग आए जिन लोगों ने क्या किए, अपने अपने ऑटोमेशन टूल बनाए। ठीक है, कल हमने लिस्ट लिखी थी, बहुत टूल थे ना। तो बहुत से टूल्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और वो टूल वाले करते क्या हैं, हर काम को जैसे, अच्छा ये बताओ पहले तो तुम्हें करना क्या है ऑटोमेशन से। तो पहले तुम्हें ये सोचना है, जैसे मान लो ये एक एप्लीकेशन है ना, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, यही है, या मान लो क्या है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है। अगर इस एप्लीकेशन की बात करो तो इसे क्या करना है, टेस्ट करना है ना। टेस्ट करना क्या हो सकता है, मान लो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, ये भी टेस्ट करना है, या चलो मान लो लॉगिन नहीं करना है, बिना लॉगिन के ही करना है। तो जैसे एक काम ये करना है ना, यहाँ पे आप क्या करो, सर्च करो। जैसे सर्च क्या करें हम, जैसे सर्च कर दें, ठीक, सर्च कर दें क्या, ठीक है, सर्च कर दें क्या, मोबाइल। तो जब मोबाइल इसके, अच्छा अगर तुमसे कोई कहे टेस्ट करके देखो ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, तो तुम क्या करोगे, तो सर्च प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो एक टेस्टर क्या करेगा, वो एप्लीकेशन खोलेगा, आएगा, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट क्या करेगा, सर्च करेगा, देखेगा रिजल्ट प्रॉपर आ रहा है या नहीं, यही तो टेस्टिंग है। वो आएगा, अगर यहाँ पे लिखेगा क्या, मोबाइल, ठीक है, और मोबाइल, और फिर इसके बाद सर्च बटन पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। इसके बाद ये ढेर सारे रिजल्ट आएंगे कि नहीं आएंगे। अब उसको ये वेरीफाई करना होगा जो रिजल्ट आ रहे हैं वो सारे के सारे मोबाइल ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सर्च करें मोबाइल, आए शर्ट, है ना, हम सर्च करें शर्ट, आए पैंट। अगर इस तरह से आएगा तब मतलब ये इसमें क्या है, डिफेक्ट है, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। प्रॉपर वर्क करने के लिए इसे क्या करना होगा, जो आप सर्च कर, तो अब इसके लिए क्या करना हुआ आपको, एक तरह से आपको पहले यहाँ टाइप करना हुआ। जैसे मान लो हमको सर्च शर्ट, तो हमें यहाँ क्या लिखना होगा, शर्ट। इसके बाद यहाँ पे एक बटन है, इस पर क्या करना होगा, तो पहले हमें शर्ट टाइप करना है, नंबर 1 काम, नंबर 2 काम क्लिक करना है। इसके बाद जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो वेरीफाई करना है ना। तो ये क्लिक करना, ये टाइप करना, ये वेरीफाई करना कि शर्ट आई या नहीं आया, ये अभी तो मैनुअली कर रहे हो। हम चाहते हैं यही ऑटोमेटिकली पॉसिबल हो कि कैसे टाइप करना है, कैसे क्लिक करना है। या फिर हम यहाँ मेन में जाएं, टी शर्ट्स क्लिक करें तो क्या आने चाहिए, टी शर्ट्स आने चाहिए, दूसरी चीज़ें नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ा, पहले अपना माउस कहाँ ले गए, मेन के ऊपर ऐसे ले गए, क्लिक नहीं किए, बस ले गए, अपने आप सेक्शन खुल गया, अंदर आए, टी शर्ट्स पे क्या किया, या फॉर्मल शर्ट्स पे क्या किया, क्लिक किया, अपने आप रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया। तो ये रिज़ल्ट आपको वेरीफाई करना है। तो ये काम हमको मैनुअली नहीं करना है। ठीक है, तो यही चीज़ हमको क्या करना है, ऑटोमेटिकली करना है। क्या कर रहे हो, कहीं टाइप कर रहे हो, कहीं क्लिक कर रहे हो, कहीं माउस लेके जा रहे हो। तो ये जो काम है क्लिक करना, अब क्लिक करने का कोड अगर हम अपने हाथ से खुद से लिखना चाहें बिना किसी टूल का यूज़ किए हुए, तो पता चला उसके लिए हमें 20 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। अब यही टूल वाले क्या किए, हर काम को करने का कोड वो लोग पहले से लिख के बैठे। आपको क्या करना है, बस उनके कोड को क्या करना है, कॉल करना है, यूज करना है। इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। आई बात समझ में। अच्छा, तो पहले सेलेनियम के बारे में कुछ और बातें जानो। जैसे टूल का नाम क्या है, पहले थोड़ी सी हिस्ट्री भी जान जाओ। सबसे पहले जो टूल आया था वो था सेलेनियम आईडी,
ये आया था आज के 20-21 साल पहले, 2004 में ही आ गया था ये सेलेनियम आईडी, ठीक है। और कौन बनवाया था इसको? मोजिला फायरफॉक्स है ना, मोजिला फायरफॉक्स वालों ने इस टूल को डेवलप किया था। और जब बना था ये सेलेनियम आईडी तो सिर्फ मोजिला पे काम करता था। उस समय मार्केट में और भी ब्राउज़र्स थे, जैसे ओपेरा था, सफारी था, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, लेकिन उन पे इनका टूल काम नहीं करता था। मोजिला वाले बनाए थे कि भैया आपको मेरे ब्राउज़र पे टेस्टिंग करनी है तो आप ये टूल यूज कर लो। मोजिला फायरफॉक्स भी जो रहा है शुरू से ओपन सोर्स या फ्री रहा है, ये भी कोई पैसे चार्ज नहीं करता। पैसे तो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी चार्ज नहीं करता था, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था किसके साथ? विंडोज़ के साथ, और विंडोज़ तो आपको ख़रीदना पड़ता था ना, तो कहीं ना कहीं वो फ्री नहीं था। लेकिन ये जो है आपका सेलेनियम आईडी, ये क्या है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये मोजिला फायरफॉक्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट था, ओपन सोर्स था। और उन लोगों ने ये जो सेलेनियम आईडी नाम का ऑटोमेशन का टूल बनाया, ये भी क्या था? फ्री ऑफ कॉस्ट था। लेकिन तब एक ही लिमिटेशन थी इसकी कि एक ही ब्राउज़र पे काम करता था। किस पे? फायरफॉक्स पे। और वो टाइम ऐसा था मार्केट में 90% सिर्फ एक ही ब्राउज़र था चलता था। 90 क्या 95%, ये 90% एक ही ब्राउज़र का शेयर था। किसका? इंटरनेट एक्सप्लोरर का, ठीक है। इसके बाद और भी उस समय थे, ओपेरा था, सफारी था, लेकिन वो उतना मार्केट में चलते नहीं थे। फायरफॉक्स था, मेन सारा शेयर किसका था? इंटरनेट एक्सप्लोरर का था। तब बाद में सेलेनियम आईडी को ही इंटरनली यूज किया। ध्यान समझना, सेलेनियम आईडी के ही कोड को यूज़ करके, ओपन सोर्स तो था ही, ओपन सोर्स का मतलब है वो सारी चीज़ें अपनी बनाता है, सब कुछ शेयर कर देता है, कहता है लो जी इसको भी यूज कर लो, इसके अंदर का कोड क्या है वो भी देख लो। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऐसा नहीं करता। जो पेड टूल होते हैं वो कहते हैं लो जी मेरा टूल लो और इसका ये पैसा क्या करो, इसका इतना पैसा दो, और इसके अंदर क्या लिखा है इससे तुम्हें मतलब नहीं है। तुम बाहर इसको यूज करो, अंदर के बारे में तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अंदर का कोड वो शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको उससे पैसा कमाना है। लेकिन जो ये है ओपन सोर्स वाले होते हैं, वो क्या करते हैं? देखो कितना अच्छा नाम रखा है, ओपन सोर्स। सोर्स कहाँ से वर्ड आया? अरे यार जावा में ही कोड लिख रहे थे, एसआरसी है ना, एसआरसी जो शॉर्ट फॉर्म है किसका? सोर्स का। मतलब हम लोग जो कोड लिखते हैं उसको बोलते हैं क्या? सोर्स कोड। यहीं से वर्ड आया ओपन सोर्स, कि मतलब जो सोर्स है, सोर्स कोड है वो ओपन है, जरा सा भी वो क्लोज्ड नहीं है, छुपा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक कंपनी और आई पिक्चर में जिसका नाम है, ये भी बड़ी कंपनी है, गुड़गांव में है, थॉटवर्क्स। गुड़गांव में ऑफिस है इसका। तो थॉटवर्क्स आए और ये लोग आने के बाद ये लोग एक नया टूल बनाए और उस टूल का नाम रखा सेलेनियम आरसी। और ये भी था ओपन सोर्स, ये भी था ओपन सोर्स ही। और जब थॉटवर्क्स आया तो ये सेलेनियम आरसी ये इस कंसेप्ट के साथ आया था। उस टाइम पे हम लोग जब थे नए नए, तो उस टाइम पे बड़ा रिवॉल्यूशनरी कंसेप्ट था कि यार ये कैसे हो रहा है कि हम लोग एक टूल खरीद रहे। उस समय हम लोग यूज़ क्या करते थे? QTP। एक टूल हम लोग जो खरीद रहे हैं, हम लोग को एक सिस्टम पे काम करने के लिए 10 लाख रुपए पड़ रहा है, और एक टूल मार्केट में आया जो फ्री है, और जो हमारा वो 10 लाख टूल ले रहा है, 10 लाख रुपए ले रहा है, वो सिर्फ एक ही ब्राउज़र पे काम कर रहा था, इंटरनेट एक्सप्लोरर पे। और एक फ्री में टूल आया है जो कह रहा है कि लो जी फ्री भी है, और वो टूल हमारा 4 GB का था। ये टूल था कितने जानते हो? सिर्फ 20 MB का। मतलब एक 20 MB का टूल आया, कहा हम पैसा भी नहीं लेंगे, फ्री भी है और हर ब्राउज़र पे काम करेंगे। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर पे भी काम करेगा, फायरफॉक्स पे भी काम करेगा, ओपेरा पे भी काम करेगा, सफारी पे भी काम करेगा। तो दुनिया के लिए तो बड़ा ही आश्चर्य था, ठीक है यार, ये देखो फ्री में इतनी बढ़िया चीज़ दे रहे हैं, इनका फ्री है फिर भी 4 लोगों को सपोर्ट कर रहा है, वो 10 लाख रुपए ले रहे हैं, एक ब्राउज़र पे काम कर रहा है। लेकिन उस समय देखो कई बार क्या होता है, चीज़ें हमेशा डिपेंड करती हैं मार्केट की सिचुएशन के ऊपर। QTP जो था थोड़ा पुराना था, स्टेबल था, और मार्केट में शेयर किसका था? मार्केट में दुनिया भी यूज़ कर रही थी क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर, है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी चीज़ अच्छी है लेकिन लॉन्च करने का समय गलत है।
लॉन्च करने का क्या है, वो अभी समय नहीं आया है, आपने चीज़ पहले ही लॉन्च कर दी और वो चीज़ आपकी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो रही। और वैसे एक चीज़ है, यही रीज़न नहीं था, इसके अंदर थोड़ी कमियां भी थी सेलेनियम आरसी। मतलब फ्री होने के बाद, चारों ब्राउज़र सपोर्ट करने के बावजूद मार्केट में ये टूल चला नहीं। ये आया था मेरे ख्याल से 2006 में, 2005 के लास्ट में या 2006 में आया था, लेकिन ये टूल चला नहीं। जानते हो क्यों? सेलेनियम आईडी का ही जो इंटरनल कोड था, उसी को यूज़ करके इन लोगों ने बनाया था क्या, सेलेनियम आरसी, ये सोच के कि यही हर ब्राउज़र पे काम करेगा, और कर भी रहा था। लेकिन फिर भी दिक्कत क्या आ रही थी मालूम है? कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा था। जब कहीं कहीं गड़बड़ हो रहा था, प्रॉपर नहीं काम कर रहा था, तो जैसे हम लोग कहते थे भाई जो यूज़ करने वाला है वो अपना रिक्वेस्ट डालता था यार कि देखो भैया मेरा चल नहीं रहा है, तो वो लोग कहते थे ठीक है हम इसको फिक्स करके 2 दिन बाद, थॉटवर्क्स वाली कहते थे कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद नया वर्जन आएगा, उसमें ये प्रॉब्लम क्या मिलेगी, सॉल्व मिलेगी। तो भाई वो लोग करते थे, लेकिन दिक्कत ये थी एक ही कोड था, जो बेसिक पीछे का कोड था वो एक ही था, वही कोड इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए भी यूज करते थे वो लोग, वही फायरफॉक्स के लिए भी यूज़ करते थे, वही सफारी के लिए भी, वही ओपेरा के लिए, इसीलिए बहुत जल्दी दे दिए, सब कुछ कर दिए। लेकिन उसी में ये दिक्कत भी आने लगी कि जब एक ब्राउज़र पे दिक्कत आती थी तो उसको एक पे ठीक करते थे, तो कई बार तो क्या होता था कि दूसरे काम करना क्या कर देते थे, बंद कर देते। तो मतलब वही है ना, ये टूल स्टेबल नहीं हो पाया, फ्री होने के बावजूद मार्केट में चल नहीं पाया। क्योंकि भाई देखो, जो ऑटोमेशन करवा रहे थे वो हल्के लोग नहीं थे, जो टेस्टिंग और ऑटोमेशन करवा रहे थे तो उनके लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता। फिर जब वो सैकड़ों करोड़ का बजट लगा के अपना ये वो करवा रहा है, एक एप्लीकेशन डेवलप करवा रहा है, तो उसको ये 10-5 लाख रुपए दिखाई नहीं देता। वो कहेगा नहीं भैया हम अपनी चीज़ें रिस्क पे नहीं डालेंगे। पता चला हम फ्री के चक्कर में मेरी जो पता चला, ऐसा तो है नहीं, देखो कंपनी में जब काम होता है एक प्रोसेस होता है, 10 तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट भी अपना काम सही से नहीं करेगा तो बाकी 9 डिपार्टमेंट का किया हुआ काम पानी हो जाएगा। सही से करने के लिए 10 डिपार्टमेंट का मिल के प्रॉपर वर्क करना क्या है, जरूरी है, अगर आपको एक बेस्ट स्टेबल रिजल्ट चाहिए तो इसीलिए रिस्क ही नहीं लिया लोगों ने। कहा भाई हमारे पास पैसा बहुत है, हम 10 लाख QTP वालों को दे देंगे, लेकिन इसमें दिक्कत है, स्टेबिलिटी का इशू है। पता चला कल को हम आगे फंस गए, तब हम क्या करेंगे, आधे रास्ते में न मेरे पास पीछे आने का रास्ता होगा, क्योंकि पता चला हम उसके ऊपर 2 साल काम करवा लिए और बाद में फंस गए। अब क्या करें, छोड़ दें तो 2 साल का किया गया काम बेकार हो जाए, आगे बढ़ रहे हैं तो दिक्कत बढ़ती चली जा रही है। इस वजह से ये टूल चला ही नहीं। तब इसी थर्ड सेलेनियम आरसी के डेवलपमेंट में एक थे, शायद जेसन हगिन्स या साइमन हगिन्स, क्या नाम था, वो आदमी फिर एक नए कंसेप्ट के साथ आया। वो कहा कि इशू यही है कि एक ही कोड को हर ब्राउज़र के लिए ये लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने कहा, वो ये कंसेप्ट दिया कि हम हर ब्राउज़र के लिए अलग अलग कोड रखेंगे, तो जिससे कि अगर किसी ब्राउज़र में कोई दिक्कत आएगी तो एक जगह सही करना होगा, बाकी 3 जगह नहीं। क्योंकि देखो, अगर एक ही चीज़ 4 लोग के लिए यूज करोगे तो अगर इसमें कुछ चेंज करोगे तो चारों फर्क पड़ेगा ना। अगर चारों के लिए चीज़ें क्या रखो अलग अलग, तो एक के लिए कुछ भी करोगे, बाकी 3 तो उससे क्या रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे ना, उनके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब इसी सोच के साथ तब उन्होंने प्रपोज किया एक टूल 2008 में, सेलेनियम वेब ड्राइवर। इस कंसेप्ट के साथ कि हर ब्राउज़र के लिए अलग कोड या अलग लाइब्रेरी रखेंगे, एक जो कॉमन लाइब्रेरी सब जगह यूज़ कर रहे थे सेलेनियम आरसी में, इस कंसेप्ट को यूज नहीं करेंगे। तब ये कंसेप्ट उस समय भाई ऐसे देखो, ये जो लोग होते हैं बड़े लोग या जो ऐसा प्लान करते हैं, जो उसने बनाया था, फिर वो और लोगों और जगहों पे गया, गूगल से बात की, थॉटवर्क्स में तो था ही वो आदमी, और लोगों से बात की, तो सब लोगों ने फंडिंग देना क्या किया, कहा भाई सबको ज़रूरत थी कि एक टूल बन जाएगा तो हमारे पास तो बहुत काम है, हमारे भी क्या आएगा, हेल्प करेगा, तो उसको फंडिंग मिली, फिर उनको पैसा मिला, एक टीम बनी, फिर उन्होंने प्रॉपर काम करना उस पर क्या किया, स्टार्ट किया। और 2009 के आते आते उन्होंने सबसे पहले एक बीटा वर्जन सेलेनियम का क्या किया, सेलेनियम वेब ड्राइवर का लॉन्च किया। फिर 2010 की स्टार्टिंग आते आते एक स्टेबल वर्जन इनका मार्केट में आ चुका था और लोग यूज करना शुरू किए, और वो शिकायतें नहीं थी। अब सोचो, फ्री में भी था, हर ब्राउज़र पे भी चल रहा था, है ना, सारी खूबी थी। और अच्छा,
जब हम लोग QTP यूज़ करते थे, ध्यान रखना, जब हम लोग टूल यूज़ करते थे क्या उस समय मेन कंपटीशन इसी से था सबका, क्योंकि पूरा मार्केट इसी ने कैप्चर कर रखा था, QTP ने। QTP उस समय जब हम काम करते थे तो कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते थे मालूम है? जो हम कभी कभी जब पढ़ाते हैं शुरू में VB स्क्रिप्ट दिखाते हैं, कहाँ से, क्योंकि तब हम लोग काम कर रहे थे QTP पे, तो हम लोग क्या लैंग्वेज यूज किया करते थे? VB स्क्रिप्ट। लेकिन सेलेनियम वेब ड्राइवर वाले जब आए, उन्होंने कहा कि भाई, और लेकिन इनका टूल सिर्फ वन ब्राउज़र को सपोर्ट करता था और फायरफॉक्स को भी कर देता था, लेकिन बड़ा लिमिटेड सपोर्ट था, प्रॉपर सपोर्ट नहीं था। तब ये लोग ले आए क्या? सेलेनियम वेब ड्राइवर। क्या कहे? पहली क्वालिटी देखा कहो क्या, कि आप सेलेनियम वेब ड्राइवर वाले नाम के टूल को 6 ब्राउज़र्स पे रन कर सकते हो। तब तक गूगल क्रोम भी मार्केट में आ चुका था 2009 में गूगल, और वो उसने आने के बाद ब्राउज़र के मार्केट की पूरी डायनेमिक्स चेंज कर दी, सब गूगल क्रोम की तरफ भागे। गूगल सब यूज़ कर ही रहे थे, इंटरनेट एक्सप्लोरर बड़ा हैवी था, फायरफॉक्स बड़ा हैवी था, और गूगल क्रोम जब आया तो बड़ा लाइट था, बड़ा हल्का था, तो लोग धीरे धीरे किस पे भागे? सब लोग क्रोम की तरफ। अब मार्केट में शेयर डिवाइड होने लगा कि भाई कुछ लोग फायरफॉक्स भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, कुछ क्रोम यूज़ कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा जो हमारा टूल है वो 6 ब्राउज़र को सपोर्ट करेगा। कौन कौन से? उन्होंने नाम दिया किसको? एक मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, प्लस दूसरा फायरफॉक्स, तीसरा क्रोम, चौथा सफारी, पांचवा ओपेरा, और एक छूट रहा है कोई, कौन सा? एज तब नहीं था, तब आई था ना, एज तो अभी आया है 4-6 साल पहले। फायरफॉक्स, क्रोम, सफारी, लाइनक्स तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो कोई ब्राउज़र थोड़ी ना। है, फायरफॉक्स है, क्रोम है, सफारी है, ओपेरा, देखो हम भूल रहे हैं, एक कोई और भी था, ठीक है। तो ये 6 ब्राउज़र को सपोर्ट करता था। कहा कि भैया मेरा टूल यूज़ करो, किसी भी ब्राउज़र पे चलाओ। पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी क्या दी? उन्होंने कहा सेलेनियम जो QTP यूज़ करते हो ना, और मजबूरी है VB स्क्रिप्ट में यूज़ करते हो, अगर VB स्क्रिप्ट नहीं, तुम्हें कोई दूसरी दुनिया की लैंग्वेज आती है तो तुम फिर यूज नहीं कर पाओगे। तुम सबसे पहले आके VB स्क्रिप्ट सीखोगे, तब QTP यूज करोगे। इन्होंने कहा भाई इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा टूल है, इन लोग का जो कहना था, इन्होंने कहा जो हमारा टूल है ये दुनिया की 6 लैंग्वेजेस में काम करेगा। किसमें 6 लैंग्वेज। कौन कौन सी लैंग्वेज थी उस समय? जावा, C#, जो .NET वालों की लैंग्वेज है, C#, पर्ल, पाइथन, PHP, रूबी। कहा इन 6 लैंग्वेज में जो तुमको आती हो यूज करके ऑटोमेशन कर लोगे तो बढ़िया हुआ ना। भाई हमें जावा आती है, VB स्क्रिप्ट नहीं आती, तो हमें VB स्क्रिप्ट सीखना नहीं है। सेलेनियम कह रहा है जी जावा में भी कोडिंग कर लो। किसी को ने कहा भैया हमको पाइथन आती है, तो उसने कहा टेंशन वाली बात नहीं है, जावा या कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा ये टूल पाइथन में भी काम करता है। लो पाइथन, PHP, पर्ल, 6 लैंग्वेज का सपोर्ट दे दिया, रूबी, ठीक है। तो भाई ये भी इसका क्या था? बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। फिर जो दुनिया बदली 2010 के बाद से, 2011 से, कि 2013-14 तक आते आते मुश्किल से 2-3 साल के अंदर QTP एकदम क्या हो गया? डाउन हो गया, और सेलेनियम आ गया टॉप पे। जिसको देखो वही क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, सेलेनियम। उसी टाइम 2011-12 में फिर हम लोगों ने भी सीखा। जब देखा हम लोगों ने, भाई मार्केट में रहो तो पता चलता रहता है, ट्रेंड्स ना, ट्रेंड पता चलते रहते हैं कि भाई अच्छा अब लग रहा है कि इसका टाइम आ चुका है और इनका टाइम अब जा चुका है। तब हम लोगों ने सीखा क्या? सेलेनियम। और सेलेनियम जो हम लोगों ने खुद सीखा, लैंग्वेज के 6 ऑप्शन थे, लैंग्वेज के 6 ऑप्शन थे। तो 6 में से हमने जो चूज, भाई कौन से में अब सीखना हमने पसंद किया? जावा में। रीज़न ये था कि जावा सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहा था, तो इसका ये फ़ायदा था कि जावा पे अगर एक चीज़ हम करेंगे, हेलो ठीक, नहीं भाई, अरे नहीं ऐसे क्लास में, हाँ बढ़िया, वो बात करते हैं ठीक। हाँ
तो जावा, सी शार्प, पर्ल, पाइथन, पीएचपी, रूबी। तो हम लोगों ने जावा उठाया उस समय, क्योंकि मार्केट में जो डिमांड थी वो किस पे थी? जावा। ठीक है। अब ये अलग बात है, हम लोग इसी इंडस्ट्री में कई साल रहे, हम लोगों ने सेलेनियम पे ही 12 साल काम किया, 13 साल काम किया। आज भी ज़रूरत का पड़ने के हिसाब से काम करते ही हैं। तो हम लोगों को मौके मिले, कभी हमने जावा पे भी यूज़ किया, कहीं हमसे कहा गया कि नहीं सी शार्प पे यूज़ करो, तो हम लोगों ने क्या किया? सी शार्प सीखी, उसके साथ यूज़ किया। कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो पाइथन भी सीखा, रूबी भी सीखा, मतलब समय के हिसाब से। लेकिन एक चीज़ जान लेना, एक लैंग्वेज आने के बाद दूसरी लैंग्वेज सीखना क्या हो जाता है? आसान, बहुत आसान। बस फिर आपको थोड़ी सी डेडिकेशन चाहिए। मतलब अगर हमसे कोई कह दे किसी और लैंग्वेज में इसको यूज करो, तो हमें मुश्किल से 3 दिन चाहिए होंगे। हमें पहले पता है करना क्या क्या है, हमें ये पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं, कंसेप्ट क्या क्या हैं। अब हमें बस यही देखना है कि वो उस लैंग्वेज में उस चीज़ को लिखने का तरीका क्या। तो बस यही 3-4 दिन हम लगाएंगे, हम लोग काम करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। कोई भी लैंग्वेज उठा के दोगे। तो ये था इस वजह से। अच्छा, और अब एक चीज़ है, ध्यान देना, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि सेलेनियम 6 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई एप्लीकेशन जावा में बनी होगी तो उसका ऑटोमेशन बंदा करेगा जावा में। कोई एप्लीकेशन सी शार्प में बनी होगी, डेवलपमेंट उसका सी शार्प में बना हुआ होगा, तो बंदे को यूज़ करना होगा क्या? सी शार्प। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एप्लीकेशन किसी भी लैंग्वेज में डेवलप हुआ हो, हमें लेना देना नहीं है। हम इन 6 में से जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, उस कंफर्टेबल से उस लैंग्वेज से उस एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं। क्या? देखो, कोड सबका क्या होगा? अलग अलग होगा। कभी ये सोचा है, ये पंखा है, अलग है, प्रोजेक्टर है, अलग है, लेकिन चलाने वाली बटन यहाँ एक ही है ना? ऐसा तो नहीं पंखे के लिए अलग स्विच आता है, प्रोजेक्टर के लिए आता है, लैपटॉप के लिए। तो यही समझो इसको भी कि आप किसी भी एक लैंग्वेज में सेलेनियम को यूज करके एक एप्लीकेशन को ऑटोमेट कर सकते हो। वो एप्लीकेशन अब किस लैंग्वेज में डेवलप हुई है ये मैटर नहीं करता। ठीक है। अगर जैसे हमें जावा आती है, अब जावा से और सेलेनियम का यूज़ करके हम कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट कर देंगे। अब वो एप्लीकेशन चाहे पाइथन में बनी हो, चाहे जावा में बनी हो, चाहे पर्ल में बनी हो, चाहे पीएचपी में बनी हो, चाहे रूबी में बनी है, मैटर नहीं करता। क्लियर है ये? yes. ये तो 6 लैंग्वेज का ऑप्शन इसलिए दिया कि जो बंदे ऑटोमेशन कर रहे हैं उनको जो लैंग्वेज आती हो उसको यूज करके इजीली काम कर सके। तो इनकी रीच वैसे ही मार्केट में बढ़ गई। भाई जिसको भी स्टार्ट करना था उसके पास अगर मान लो सी शार्प के आदमी थे तो उसको मजबूरी नहीं थी कि नहीं जाओ बंदे दूसरे ले आओ, उन्हीं बंदों से काम चला सकता था। लेकिन क्यूटीपी में क्या था कि भैया वीबी स्क्रिप्ट आनी चाहिए। इसीलिए इसके बाद ये टूल चलना स्टार्ट। क्लियर है? yes. तो अब अच्छा, अब हम लोग जरा डाउनलोड करते हैं। क्या डाउनलोड करेंगे? ये था सर इसमें। नहीं, दूसरा करते हैं, सेलेनियम। ये डाउनलोड करना, सेलेनियम सर्वर डाउन कर दिया। इसके बाद डाउनलोड्स बटन पे क्या करो? क्लिक करो। अब देख रहे हो जरा, यहाँ जब डाउनलोड करने भी तुम आ रहे हो, ध्यान से देखना। अलग-अलग लैंग्वेज आ रही है। एक मिनट, ये वाला कौन सा है? सेलेनियम जावा है क्या? रुक जाओ, हम सेलेनियम ये सर्च करो। चलो ये देखते हैं
आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। ये देखिए ये आ गया ना सेलेनियम सर्वर ग्रिड, ये आ गया लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 4.31.0, ये डाउनलोड कर। ठीक, ये डाउनलोड हो रहा है ना। हो गया कि नहीं हो गया? कितनी साइज है? 40 MB। इसमें सब कुछ है, यही आपका मान के चलो सेलेनियम नाम का टूल है। क्या डाउनलोड करना है? आप सेलेनियम डाउनलोड या सेलेनियम सर्वर डाउनलोड करोगे, डाउनलोड्स में आओगे, यहाँ से मत डाउनलोड करना। ये लिखा है ना सेलेनियम सर्वर ग्रिड, इसके सामने है ना लेटेस्ट स्टेबल वर्जन 4.3.1.0, वही डाउनलोड कर लो। तो कहाँ गया भाई? ये है, और यही है आपका टूल। अच्छा, और दुनिया के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो तुम क्या करते हो? रुक जाओ, यहाँ इसको फोल्डर में डाल देते हैं। न्यू किया, फोल्डर, अरे सॉरी फोल्डर का नाम, चलो फोल्डर ही रखा। एक फोल्डर में इसको यहाँ पे रख दिया। यही है सेलेनियम, 40 MB का छोटा सा टूल। इसी से कुछ भी ऑटोमेट कर सकते। क्या करो? क्या? हाँ, कंपनी में भी यही हम टूल यूज़, अगर ये टूल भी कंपनी में भी यूज़ करना है तो क्या करोगे? यही डाउनलोड करोगे। साइज़ कितनी है? 40 MB। और कहीं भी डाउनलोड करने पे इस पर रोक तो है नहीं, ये लोग पैसे तो मांगते नहीं, फ्री ऑफ कास्ट है। तो कहीं भी इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? लेटेस्ट में अगर अब की बात करें तो एक टूल और आ गया है इस समय, ज़्यादा जिसकी डिमांड, मतलब धीरे धीरे उसका भी मार्केट बढ़ रहा है। प्लेराइट का एक टूल है, प्लेराइट। ठीक है, वो भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, सिखाएंगे सर। क्या करें? प्लेराइट सिखाएंगे सर। सेकंड है प्लेराइट, आप बताएंगे सर, सिखाएंगे। हाँ, हम बताएंगे यार। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई? हमने यहाँ इसको क्या कर लिया? डाउनलोड कर लिया। यही टूल है। अच्छा, एक चीज़ देखो ज़रा, जो डाउनलोड किया है ये जावा वाला है। देखो यहाँ पे कुछ निशान बना है, एक कप है, कॉफ़ी है। जिन लोगों, ये लोगो जो है, ये मार्किंग है किसकी? जावा की। जावा जिन लोगों ने डेवलप किया था, उन लोगों ने ये लोगो इसको दिया था। क्या? जो लोग डेवलप किए थे जावा पर, वो लोग काफ़ी बहुत पीते थे हैं, और उस टाइम पे जब डेवलप किए थे तो उन लोगों को समझ में नहीं आया क्या लोगो दे, तो उसको जावा को क्या लोगो दिया? यही कॉफ़ी। और देख रहे हैं ऊपर भाप उड़ रही है। ठीक है, कॉफ़ी का कप या मग है, उसके ऊपर क्या है? भाप उड़ रही है। यही जो है क्या था? यही टूल है, इसी के अंदर सब कुछ है। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, इसके अंदर है क्या? अच्छा, ये टूल किस, ये जो हम लोगों ने ये जो टूल डाउनलोड किया, ये ये कितने, अच्छा ये देखो, सेलेनियम वेब ड्राइवर के कितने वेरिएंट हैं? 6 वेरिएंट। पहले कितने वेरिएंट थे? 6 वेरिएंट। एक जावा वेरिएंट है, एक .NET वाला है, एक पाइथन वाला है, एक PHP वाला है, एक रूबी वाला है। जिसमें हम लोग किसमें कंफर्टेबल थे? जावा में। इसलिए हम लोग ने डाउनलोड किसको किया? जावा वाला। ठीक है, और इसी के अंदर सब कुछ है। अच्छा, ये याद करो सब लोग, जावा में हम लोग कोडिंग करते हैं, तो उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .java। ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कंपाइल होती है तो बनता है क्या? .class। दो होता है ना, जैसे कोई भी एक होगा, जैसे यहीं देख लो, एक बार इसको देख भी लो। मान लो ये हम लोगों ने बनाया है ना, प्रैक्टिस नाम की क्लास है, सॉरी प्रोजेक्ट है। ज़रा इसमें जाके दिखाते हैं आपको। प्रॉपर्टीज़ में जाओ, इस बटन पे क्या करो? क्लिक करो, अपने आप को फोल्डर खुल जाएगा। खुल गया? ये प्रैक्टिस नाम का प्रोजेक्ट है। जाके अंदर देखो SRC के अंदर ये पैकेज है। पैकेज के अंदर क्या है? क्लासेस हैं, और क्लासेस का एक्सटेंशन क्या है? .java, जिसको आप पढ़ सकते हो क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। लेकिन जावा का कंसेप्ट ये होता है, आप कोड लिखते हो, इसके बाद उसे क्या करवाते हो? कंपाइल करवाते हो। जब कंपाइल करवाते हो तो बनती है एक और फाइल, जैसे .class। तो यहाँ देखो, SRC में हो ना, सॉरी SRC में प्रोजेक्ट में एक फोल्डर और भी दिख रहा है, पिन। इसके अंदर देखो वही पैकेज दिख रहा है, कोर जावा, बेसिक कंसेप्ट, मार्च 18,
और इसके अंदर जो फाइलें दिख रही हैं इनका एक्सटेंशन क्या है, Class. डॉट क्लास। तो वो सोर्स कोड है जो हम लिखते हैं, फिर जावा का जो कंपाइलर है उसे कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद क्या बनाता है, इसको बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं, बाइट कोड भी बोलते हैं और लो लेवल कोड भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बाइनरी कोड भी बोलते हैं। आखिर में चलता यही है, चलता यही है। आप इसको ही चला सकते हो, आप इसको चला नहीं सकते, ये कोड नहीं चलेगा भाई, ये तो आपने लिखा है बस। ये इसको कहो जावा से कि इसको चला दो, जावा हाथ खड़े कर देगा, कहेगा भैया हम नहीं चला पाएंगे। जब जेडीके आएगा वो इसे क्या करेगा, कंपाइल करेगा। कंपाइल करेगा तो अब एक फाइल बनेगी डॉट क्लास वाली, उसको चला पाएगा। अब इक्लिप्स यूज़ करते हो, पहले जब शुरू में हम बता रहे थे तो खुद से कंपाइल कर रहे थे, कमांड यूज़ कर रहे थे जावा सी, लेकिन इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखते जाओ, कंपाइल होता चला जाए। भले आपको लगता है, जैसे अगर भी हम आपको दिखाएं, हमें लगेगा, कहोगे सर आप तो ये क्लास ए चला रहे हैं, ये कोड चला रहे हैं, रन करें, लेकिन ये नहीं चलता, दिखता भले ये चलता हुआ, चलता है कौन, प्रैक्टिस क्लास के अंदर एक और फोल्डर है, कौन सा, बिन के अंदर भी एक फोल्डर मिलेगा, कौन सा, प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस के अंदर भी मिलेगा क्लास ए डॉट जावा नहीं, क्लास ए डॉट क्लास। इससे वो जुड़ा हुआ है, तुम चलाते इसको हो लेकिन चलता वो है, असली चीज़ वो है। ये तो हम लिखते हैं और ये लिखने के बाद जावा इसे क्या करता है, जेडीके कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बनती है, बाइट कोड बनता है, वही बाइट कोड क्या होता है, रन होता है। ठीक, तो अब ये एक बेसिक आइडिया है। अब जिनको जावा में टूल बनाना होता है, जैसे अगर मान लो हम ही एक सॉफ्टवेयर बनाएं, किसी भी पर्पज़ से, जैसे ई कॉमर्स बनाएं, या हम एक सॉफ्टवेयर बनाएं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट बनाएं, या कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएं यार, ओला, उबर, फ्लिपकार्ट, अमेजन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर हम बनाएं, डेवलप करें। अगर हम वो जावा में डेवलप करेंगे तो क्या करेंगे, अगर एक सॉफ्टवेयर हम जावा में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे जानते हो, पहले प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर जाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, कोड लिखने के बाद उसे क्या करेंगे, कंपाइल। अगर इक्लिप्स यूज़ कर रहे हैं तो अपने आप कंपाइल होता जाएगा, अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के बाद जो डॉट क्लास फाइलें बनेंगी वही हम देंगे सामने वाले को यूज करने के लिए। क्लियर है ये बात? यस सर। इसको ऐसे भी समझो, जैसे सपोज करो हमसे कहा गया कि यार एक काम करो, मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर बना दो जावा में। उसने अपना पर्पस बता दिया कि हमारा एक लाइब्रेरी है, हमें अपनी बुक्स मैनेज करनी है, इसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, बनाए। तो भैया उसमें बहुत कुछ होगा ना, हर एक कस्टमर होगा, दुनिया भर की बुक्स होंगी, उनकी डिटेल होगी, सारी चीज़ें होंगी ना। तो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें 4-6 महीने का क्या लगेगा, समय लगेगा। पहली बात 8 महीने का क्या लगेगा, समय लगेगा। और 8 महीने में जब वो भाई उसके लिए कोड करेंगे, तो कोड करेंगे जावा में तो क्या करेंगे, पहले क्लास बनाएंगे, क्लास के अंदर क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, मेथड के अंदर क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे, और सब कुछ कर लेने के बाद अंतिम में उसे क्या कराएंगे, कंपाइल कराएंगे। कंपाइल कराने के बाद जो कंपाइल वाला कोड होगा वही उसको दे देंगे, कहेंगे लो यही तुम्हारा सॉफ्टवेयर है। क्योंकि चलेगा कौन, डॉट जावा नहीं, डॉट क्लास। लेकिन लिखोगे क्या, डॉट जावा। इसके बाद रोल किसका है, जावा के कंपाइलर का है कि उसे कंपाइल कराने में आपका कोई रोल नहीं होता। बस आप अपना कोड लिखो, कोड सही होगा तो वो कंपाइल कर देगा, गलत होगा तो कहेगा भैया आपके कोड में एरर है, ये कोड कंपाइल नहीं होगा। नहीं, हम साथ सोर्स कोड देके क्या करोगे, बाइट कोड देंगे। आखिर चलना तो किसको है, बाइट कोड को ही है। जिसको सॉफ्टवेयर चलाना है उसको बाइट कोड से मतलब है, तो उसको सोर्स कोड नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए, बाइट कोड चाहिए। क्लियर है? लेकिन बाइट कोड बिना सोर्स कोड के पैदा नहीं होगा। जब सोर्स कोड होगा, सही होगा, तब तो जावा क्या करेगा, कंपाइल करके बाइट कोड आपको बना के देगा। और वही बाइट कोड ही असली चीज़ है जो चलने के लिए चाहिए। अब लेकिन सोचो, हमने जावा में बनाया लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, भाई उसके लिए हमको पता चला 100 क्लास बनानी पड़ी, हज़ारों क्या बनाने पड़े, मेथड बनाने पड़े। अब 100 क्लास उठा के देंगे, और जैसे मान लो तुम्ही को है 50 फ़ोटो भेजनी है, तो बेवकूफ़ी है ना यार, एक फ़ोटो भेजना।
एक समझदारी ये भी तो कर सकते हैं, 50 फोटो को लें और जिप कर दें और जिप करके तुम्हें भेज दें, वो आसान है ना। यस सर। यहाँ इंटरनेट पे हमको मान लो हमने 100 फोटो है अपलोड करनी है, या तो हम ये करें एक एक फ़ोटो अपलोड करें 100 बार, या तो हम 100 फोटो को एक फोल्डर में रखें, राइट क्लिक करके क्या करें, जिप करें, और वो जो जिप वाला जिप है फाइल है उसी को क्या कर दें, अपलोड करें। जैसे ऐसे देखो ना, जैसे मान लो एक और फोल्डर बना देते हैं, चलो कोई भी नाम रखते हैं X, और इसके अंदर अब ये लो, अब मान लो अभी तो फर्जी लग रहा है, लेकिन मान लो यही 10 फाइलें तुमको भेजनी है, या तो हम नेट पे तुमको लेनी है हमको, तो हम नेट पे कहीं 10 फाइल अपलोड कर दें और तुम वहाँ तुमको उसका लिंक दे दें, तुम वहाँ से 10 को क्या कर लो, एक एक करके डाउनलोड कर लो। अब 100 रहेंगी तो यार मुश्किल होगा ना मेरे लिए अपलोड करना और तुम्हारे लिए एक एक करके सबको क्या करना, डाउनलोड। एक टेक्निक होती है ना, यहीं पे राइट क्लिक करो, क्या होगा देखो यहाँ WinRAR भी है, और नहीं तो ये है ना कंप्रेस टू जिप फाइल, ये हो गई एक X नाम की क्या बन गई, जिप फाइल बन गई ना। यही जिप फाइल हम सीधे अपलोड कर दें, तो मेरे लिए अपलोड करना आसान हुआ, और दूसरे बंदे के लिए डाउनलोड करके डाउनलोड करेगा, फिर उसको राइट क्लिक करके क्या करेगा, जैसे एक्सट्रैक्ट ऑल, तो जो जिप हुआ है अनजिप क्या हो जाएगा, अनजिप। अरे ऐसे नहीं होता, जैसे हम ही देखो बैग, जैसे वो करें तो अगर हमें 10 कपड़ा ले जाना है तो हम लोग क्या करते हैं, बैग में डाल के जिप लगा देते हैं ना, तो यही तो कर रहे हैं, उसे क्या कर दे रहे हैं, जिप कर दे रहे हैं। और जब यूज़ करना होगा तो क्या करेंगे, पहले अनजिप करेंगे, इसके बाद एक एक करके पैंट शर्ट उसमें से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सेम वही कंसेप्ट इसका भी है, जिप करना और क्या करना, अनजिप या एक्सट्रैक्ट। एक वर्ड और चलता है क्या, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने का मतलब भी क्या हुआ, अनजिप करना। ठीक है, इस तरह से आसान रहेगा ना। तो सोचो सेलेनियम वालों ने भी यही किया, सेलेनियम बनाने के लिए उनको हजारों क्लास बनानी पड़ी, कितनी, हजारों, और कम से कम 20,000 मेथड बनाए। अब 1000 क्लास नेट पे ये डाल देते तो हम लोग तो सेलेनियम डाउनलोड ही करते रह जाते हैं, 1000 फाइल डाउनलोड करते, तब हम उसे क्या करते, यूज़ करते। तो उन लोगों ने क्या किया, 1000 फाइलें बनाने के बाद, 1000 क्लासेस बनाने के बाद, टूल बनाने के बाद, जो उसकी डॉट क्लास फाइलें थी जो काम की थी, उन 1000 फाइलों को क्या किया, जिप किया। जिप किससे, देखो जिप जावा से भी होता है, और जब कोई चीज़ जावा के कोड को जब हम लोग जिप करते हैं तब बनती है फाइल जिसका एक्सटेंशन होता है जार। क्या एक्सटेंशन होता है, डॉट जार, मतलब जावा आर्काइव फॉर्मेट है, क्या नाम है शॉर्ट में, जार। तो ये देखो, ये तुमको एक फाइल दिख रही है ना, ये जार फाइल है। सेलेनियम वालों ने जो 1000 क्लास बनाई हैं उनको कंपाइल किया है, उस कंपाइल्ड कोड को उन लोगों ने क्या किया, जिप किया, जावा से बन गई क्या, जार, और वही जार नेट पे अपलोड कर दी। इसी को exe फाइल कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं बोलते इसको। exe का एक्सटेंशन होता है .exe। exe फाइल तो तुम डबल क्लिक करके क्या करते हो, इंस्टॉल करते हो ना, इसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी देखते हैं, इतनी बात कुछ समझ में आ रही है। हजारों क्लासेस बनाई, जिप किया, जार बनाई और नेट पे रख दिया, कहा भैया जिसको चाहिए जाओ डाउनलोड कर लो। देखो हम लोग कितने आसानी से डाउनलोड कर लिए। लेकिन अगर अभी इसको खोल के देखो तो इसके अंदर क्या क्या है। एक काम करते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं, नई ऑप्शन दिख रहा है, कोई बात नहीं, ओपन विथ या शो मोर ऑप्शंस दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा ये WinRAR की वजह से नहीं आ रहा, चलो यहाँ से हो जाएगा। क्या करो, एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट टू दिस, ये जो भी है क्लिक कर दें। लो जी, देख रहे हो ना, एक फोल्डर निकला, वो फोल्डर सब कुछ रख के फोल्डर को क्या किया था, जिप किए करके जार बना के नेट पे डाल दिया था। और अब इसके अंदर झांक के देखो क्या है, फोल्डर दिख रहे हैं, फोल्डर्स के अंदर क्या है, फोल्डर है, ये देखो डॉट क्लास फाइल नहीं है भाई, डॉट क्लास फाइल नहीं है, है ना,
अंदर बड़े भरी पड़ी हैं यार, एक एक फोल्डर में अंदर 10-10 फोल्डर है, 10-10 फोल्डर के अंदर 10-10 क्या बनी है, ये क्लासेस, ये क्लास है भाई। यस सर। डॉट जावा को कंपाइल करने के बाद जो बनती है डॉट क्लास। और एक बात बताइए ना, डॉट क्लास फाइल आप पढ़ नहीं सकते, देखो कैसा हो रहा है, पढ़ने में आ रही है, अलग अलग तरह के दुनिया भर के फालतू के सिंबल दिखाई देंगे, ये हमारे तुम्हारे समझने के लिए नहीं है। इसको समझने का काम कौन करता है, जावा करता है। जावा। ये देखो हो गया पूरा, आई थिंक अभी नहीं हुआ, या हो भी गया तो देख लो, अगर इसके अंदर ढूंढे अच्छा कि देखे कितनी क्लासेस हैं। डॉट एक सेकेंड, क्लास फाइल लिखिए सर। नहीं फाइल नहीं लिखोगे, एक्सटेंशन तो इसका क्या है, डॉट क्लास ही है। इससे नहीं सर्च कर रहा है, नहीं तो ये सर्च करते तो रिजल्ट आता तो दिखाता ना हजारों, यस सर। तो तुम देखते तुमको दिखाता हजारों क्या है, क्लासेस हैं। जैसे हम लोग जैसे हम लोग क्लास नहीं बनाते हैं, यस सर। प्रोजेक्ट में जाके राइट क्लिक करके न्यू करके क्लास बना देते हैं, वैसे ही इन लोगों ने क्या बनाई है, क्लासेस। क्लासेस के अंदर क्या बनाए हैं, मेथड्स। मेथड्स में लिखा है कोड, और उस कोड को कंपाइल करा के दे दिया। क्या क्या करें, कैपिटल वाली बात नहीं है यार, कैपिटल की बात नहीं है। ठीक है, सब देख रहे हो, सब क्या है, क्लास। डॉट क्लास है सब, जितनी फाइलें हैं। और ऐसी इसमें मेरे ख्याल से तो कम 1000 तो होंगी। लेकिन एक बात अब और आते हैं, इस तो सब उन्होंने हजारों जो बनाया है सबको जिप करके जार बना के दे दिया। लेकिन अब एक बात और, आपको इसे अनजिप करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस हम आपको दिखाने के लिए अनजिप किए थे, आपको सिर्फ दिखाने भर के लिए इसे क्या किए थे हम, अनजिप किए थे कि भैया तुम क्या करो, इसको देख लो, ठीक है, कि इसके अंदर क्या है। आपको इसे अनजिप करना नहीं है, एक्सट्रैक्ट नहीं, एकदम नहीं करना। जावा वाले ने या क्या कहा है कि हम कोड लिखेंगे, जिप करके जार बनाएंगे, और आप उस जार को डायरेक्टली यूज कर पाओगे बिना अनजिप किए। अच्छा, ऐसा जावा वालों ने किया। अब बताओ, यही सेलेनियम बना है C# में ना, तो C# वालों ने क्या किया, जो लोग C# में सेलेनियम का डेवलपमेंट किए उन लोगों ने भी क्या किया, C# में भी ऐसे ही क्लासेस बनती हैं, मेथड्स बनती हैं, उन लोगों ने भी क्या किया, हजारों क्लासेस बनाई और मेथड्स बनाए। लेकिन जब .NET वाले जिप करते हैं तो जार नहीं बनती, तब बनती है .dll। क्या बनती है, .dll। जैसे जावा वाले करते हैं जिप, तो बनती है क्या, .jar। .NET वाले या C# वाले जब जिप करेंगे तो क्या बनेगी, .dll। तो अगर हम जावा नहीं, अगर हम कंफर्टेबल होते किसमें, C# नाम की लैंग्वेज में, तो हम जार डाउनलोड नहीं करते, तब हम क्या डाउनलोड करते, DLL। DLL भी मिलता है इसका, तो हम क्या डाउनलोड करते, DLL। हेलो, हाँ यार बोलो। अच्छा आ गए हो, वहाँ कोई वो कोई और वहाँ प्लम्बर भी आया हुआ है क्या, अंदर नहीं हो तुम, बाहर बैठे हो क्या, अच्छा अच्छा ठीक है, रुक जाओगे, हम आ रहे हैं। आई बात समझ में, सेलेनियम सर्वर 4.31.0, मतलब ये हम लोग जार लिए हैं। लेकिन अगर जावा वाले, अगर हम .NET वाले रहे होते तो .dll डाउनलोड करते, अगर हम पाइथन वाले रहे होते तो तब वहाँ से डाउनलोड करते, तो ये नहीं डाउनलोड होता, तब डाउनलोड होती फाइल .py। उनका होता है क्या, .py। रूबी में होता है जेम्स, .james, है ना, सबका अपना क्या है, अलग अलग है। लेकिन हमें दुनियादारी से मतलब नहीं, हमें तो मतलब किससे है, जावा से और जार से। हमें जार चाहिए क्योंकि हम कौन सी लैंग्वेज यूज़ करने वाले हैं, जावा।
अब दूसरी बात, जार डाउनलोड तो कर ली, अब हमें ऑटोमेशन करना है। ऑटोमेशन के मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? वेब अंडरस्कोर ऑटोमेशन कल बनाया था ना, यस सर, ये तो बना लोगे तुम लोग भी प्रोजेक्ट। यस सर, फिर SRC में आते हैं, एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज बनाना जानते हो ना, बस क्या करना है आपको, न्यू पैकेज और पैकेज का नाम रख देते हैं सेलेनियम बेसिक्स और फिनिश बटन को क्या कर लेते हैं, क्लिक कर। और अब यहाँ क्लास बना के हम कोडिंग करना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, क्लास बना दें, क्या लिखें, ऑटोमेटिक प्रैक्टिस, यहाँ या लिख देते हैं बेसिक प्रैक्टिस करके क्या बना देते हैं, क्लास। और आपको पता ही है ये चेक बॉक्स चेक कर देंगे तो क्या बन जाएगा, मेन मेथड। लो जी आ गया। अब हम लोग इतना तो पहले से करते आए हो। यस सर, अब तुमने जार डाउनलोड कर ली है ना, तुमने जार नेट से डाउनलोड कर ली है, लेकिन जार जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लोगे तो काम करने लगे। नहीं सर, क्या करते हो तुम लोग, इंस्टॉल करते हो ना। इंस्टॉल करते लेकिन जावा ऐसा है जिसे डाउनलोड करोगे लेकिन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब सवाल उठता है कैसे यूज करेंगे सर, उसको आपको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। देखो कैसे होगा, ये प्रोजेक्ट है ना वेब अंडरस्कोर ऑटोमेशन, यस सर, राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें। इसके बाद एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा क्या, बिल्ड पाथ। फिर एक ऑप्शन आ गया होगा क्या, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, इस पर क्लिक किया। फिर यहाँ ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट, यहाँ नहीं जाना, कहाँ जाना है, लाइब्रेरीज में जाने के बाद सेलेक्ट करना है किसको, क्लास पाथ को, याद रखना। और फिर यूज़ करना है ये फोल्डर, क्या नाम है, ऐड एक्सटर्नल जार्स। तो याद रखना, जावा में जब हम कोडिंग करते हैं तो जार फाइलों को इंस्टॉल नहीं करते, उस जार फाइल को ऐड करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम अब इसके बाद आराम से उसको पूरा यूज कर सकते हैं। यहाँ क्या किया, ऐड एक्सटर्नल जार्स, इसी को यूज करना। ऐड जार्स में मत जाना, ऐड एक्सटर्नल जार्स। कहाँ पे रखा है, डेस्कटॉप पे, किस फोल्डर में रखे हो, फोल्डर नाम के फोल्डर में, यही है ना आपकी जार। इसे सेलेक्ट करो, ओपन करो, और अब ये जार, इसके बाद अप्लाई एंड क्लोज। अब वो जार जो थी आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। यहाँ से देख के पता चल रहा है। एक काम करो, जरा दोनों में अंतर देखो। इस वी टाइगर प्रोजेक्ट में तो ऐड नहीं किया, ऐड कहाँ किया, वेब अंडरस्कोर ऑटोमेशन में जार को। कोई अंतर दिख रहा है दोनों में? वो तो भाई इसके पास भी है, अंतर नहीं है ये नीचे रेफरेंस लाइब्रेरीज है, ये नीचे वाले के पास है, लेकिन ऊपर वाले तो जो भी जार तुम ऐड करते हो सब यही दिखता है। कहाँ, रेफरेंस लाइब्रेरीज के अंदर। देखो ये जार ऐड किए हो ना, सेलेनियम सर्वर 4.31.0, और इसके अंदर क्या है, ढेर सारी क्लासेस है ना, हजारों क्या है, क्लासेस हैं। अब वही क्लासेस, बनी बनाई क्लासेस हैं, वो आपको यूज करना, हाँ कॉल करना है, यूज करना है, ठीक। तो अब इतना कर लोगे सब लोग। अब चलो तब ऑटोमेशन आपका शुरू। अब आपको ये जानना है कि इसमें कौन कौन सी क्लास हैं। हजारों क्लासेस हैं ना, कौन कौन सी क्लास हैं, कौन कौन सी काम की हैं, किस काम की है, कौन सी काम की नहीं है। अब ये बताना आपको मेरा काम है, यही तो हम आपको बताएंगे। हम सेलेनियम टूल थोड़े बनाएंगे, टूल तो बनाया है, क्लासेस बनाई है। अब हम आपको सिखाएंगे उसे यूज करके आप ऑटोमेशन कैसे करोगे, किस क्लास का क्या नाम है, किस काम के लिए बनी है, क्या करती है, क्या नहीं करती, ये बताना किसका काम है, मेरा। अब आपको दिखाते हैं, इसी के अंदर एक ढूंढोगे तो मिलेगी। एक क्लास है जिसका नाम है क्रोम ड्राइवर। क्या नाम है, क्रोम ड्राइवर। क्लास का नाम है, क्लास का नाम कहाँ पे है, इसी जार के अंदर। लेकिन ये जार अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया है ना, अब इस क्लास को तुम यूज कर सकते हो। क्लास का नाम क्या है, क्रोम ड्राइवर। इसका यूज करोगे तो ये क्रोम ब्राउजर पे ऑटोमेशन करेगा।
अगर तुम्हारा मन है फायरफॉक्स पे काम करने का, कोई टेंशन नहीं, यही जार है, सब कुछ यही करना है, बस तब हम जिस क्लास को यूज करेंगे उसका नाम है फायरफॉक्स ड्राइवर। अगर हमें काम करना होगा सफारी ब्राउज़र पे सफारी तो सफारी ड्राइवर है, अगर हमें काम करना होगा ओपेरा पे तो ओपेरा ड्राइवर है, ऐसे ऐसे करके है। तो हमें अभी स्टार्ट किस पे करना है? क्रोम पे। तो क्लास का नाम क्या है? क्रोम। अच्छा, क्लास होगी तो क्लास के अंदर क्या होंगे? मेथड होंगे। मेथड होंगे, अरे मेथड होंगे, वेरिएबल होंगे वेरिएबल्स होगा। भाई। स्टैटिक मेथड, स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, यही चार ही चीज़ तो होगी। यस सर। अगर चीज़ें स्टैटिक होंगी इसके अंदर तब तो हम सीधे यूज कर सकते हैं। कैसे? क्रोम ड्राइवर डॉट, ऐसे ही स्टैटिक चीज़ें कैसे यूज करते हो? क्लास का नाम और फिर क्या लगाते हो? डॉट, मेथड आ जाता है कि नहीं आ जाता? यस सर। लेकिन क्या आया? एक मेथड आ रहा है जिसका नाम क्या है? बिल्डर। देखो ये मेथड स्टैटिक है, यस सर। और एक वेरिएबल आ रहा है जिसका नाम क्या है? इज अंडरस्कोर क्रोमियम अंडरस्कोर ब्राउजर। ब्राउज़र। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। हम तुमको इतना बता रहे हैं इसके बारे में। क्यों नहीं दिख रहा है? दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि क्रोम ड्राइवर जो उन लोगों ने बनाया है, सारे मेथड्स बनाए हैं कैसे? नॉन स्टैटिक। और नॉन स्टैटिक क्लास का नाम लिख के कभी आते हैं? नहीं। वो कैसे आते हैं? ऑब्जेक्ट बना के ना। ऑब्जेक्ट के साथ। स्टैटिक चीज यूज करनी हो तो क्लास का नाम लिखते हो, डॉट लगा के यूज करते हो, और अगर नॉन स्टैटिक चीज यूज करनी हो तो ऑब्जेक्ट बना के तब यूज करते हो। तो याद रखना इसमें सारी चीजें कैसी हैं? नॉन। वैसे याद रखना लगभग हर जगह 95% चीजें क्या होती हैं? नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक के अपने फायदे हैं, इसीलिए सब लोग क्या चीज़ें बनाते हैं। ये तो हमने दिखाया था ना, स्टैटिक से फंस गए थे, अंतिम में हमें कौन निकाला? नॉन स्टैटिक वाला कंसेप्ट। तो यही नॉन स्टैटिक की मेथड सब बनाते हैं। तो वो यूज करना है तो क्या करोगे भाई? ऑब्जेक्ट बनाओगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कैसे बनाओगे? न्यू लिखोगे। ऑब्जेक्ट ऐसे बनता है यार जैसे पहले बना रहे थे। क्लास। अच्छा, और क्लास का नाम, ये क्लास का नाम क्या है? क्रोम ड्राइवर। ये क्लास हमने बनाई है क्या? नहीं सर। ये बनी बनाई जार के अंदर रखी है, हम तो क्या कर रहे हैं? बस इसे यूज कर रहे हैं भाई। एरर दे रहा है, क्यों? वेरिएबल ना ऑब्जेक्ट बनाने से क्यों वो करेगा? या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, नहीं स्टोर करोगे तो एरर देगा? कभी नहीं दिया है भाई, हम तो पहले ही बताए हैं। आपकी मर्जी से चाहे स्टोर करो चाहे स्टोर, अरे नहीं स्टोर करोगे गायब हो जाएगा, स्टोर करोगे तो स्टोर्ड रहेगा, आगे इस्तेमाल कर पाओगे, है ना? तो फिर तब उस सिचुएशन को देखा जाए तो ये देखो इसलिए दे रहा है, तुम ये क्लास यूज कर रहे हो ना। अच्छा बताओ, तुम जहाँ खड़े हो उस पैकेज का नाम क्या है? क्लास पहले देखो, पैकेज का नाम हम खड़े हैं इस समय सेलेनियम बेसिक्स के अंदर, और मेरी क्लास का नाम है बेस्ट प्रैक्टिस, सॉरी बेसिक प्रैक्टिस। लेकिन जिस क्लास को हम यूज करना चाहते हैं उसका नाम क्या है? क्रोम ड्राइवर। क्या वो मेरे पैकेज के अंदर रखी है? जब कोई भी चीज़ आपके पैकेज के अंदर कोई क्लास नहीं रहती, आप उसे यूज करना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट ना। यस सर। अगर आपके पैकेज के अंदर है तो भैया अच्छी बात है, लेकिन दूसरे के पैकेज की है या कहीं बाहर की है तो पहला रूल क्या है? इंपोर्ट करना। इसी बात की एरर दे रहा है। जरा हटाएं इसको, देखो आ गया ना ऑप्शन यस सर। इंपोर्ट का। यस सर। देखो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ देखना इंपोर्ट हो जाएगा, एरर खत्म हो जाएगा, इंपोर्ट हो गया। यस सर। और सही इंपोर्ट बताता है कि वो क्लास रखी कहाँ है, और चाहो तो ढूंढ लो। अभी तुमने डिलीट नहीं किया था ना उसे, कहाँ गया? डिलीट हो गया। अच्छा डिलीट कर दिया था क्या? delete कर अच्छा नहीं तो जाते ना फोल्डर दिख रहे थे ना। Yes, sir. जाते मिलता org फोल्डर मिलता, उसके अंदर जाते क्या मिलता? ओपन क्यूए मिलता, उसके अंदर सेलेनियम मिलता, उसके अंदर क्रोम नाम का पैकेज मिलता, Yes, sir. फोल्डर मिलता, उसके अंदर तुमको एक क्रोम ड्राइवर नाम की क्या दिखाई देती? क्लास। वैसे यहाँ से भी देख सकते हो, देखना चाहो तो ये देख रहे हो इसको, इसे जरा क्लिक करो, ओपन करो, लो पूरा पैकेज आ गया कि नहीं? यस सर। क्या देख रहे थे? ORG देखो कितनी ढेर सारी क्लासेस हैं, पैकेज हैं, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट तुमको बनी बनाई मिली है, बस जार ऐड किए सब पा गए। तो इसी में देखो ORG कहीं दिख रहा है? हाँ, ORG डॉट ओपन क्यूए डॉट सेलेनियम ABCDEFG C है ना,
ढूंढो भी, ये देखो ये है ना org डॉट ओपन क्यू सेलेनियम डॉट Chrome। क्रोम, इसके अंदर देखोगे तुमको दिखाई देगा क्रोम क्रोम ड्राइवर। मतलब कोई हवा में नहीं आ रहा है, सब डाउनलोड, जब उसको जार को ऐड किए हो तब चीज़ें तुमको मिलना क्या हुई हैं, इसी के अंदर सब पड़ी है। लेकिन फिर वही बता रहे हैं तुम्हें ये देखने वेखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बस तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम दिखा रहे हैं कि चीज़ें सब अंदर पड़ी हैं और तुम्हारे पैकेज की नहीं है, इसीलिए तुम्हें क्या करना पड़ा उन्हें, इम्पोर्ट। इतना कर लोगे? Yes, इतना तो मुश्किल नहीं हुआ। नो सर। अब देखो ये हमने क्या किया, क्रोम ड्राइवर क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। तुमको अब देखो दो बातें होती हैं, तुम्हारी मर्जी, चाहे तो ऑब्जेक्ट को स्टोर करो, चाहो तो स्टोर ना करो। स्टोर क्यों करते हैं हम लोग, आगे यूज करें, नहीं स्टोर करेंगे तो क्या होगा, आएगा रैम में जाएगा, गार्बेज कलेक्टर आएगा, उनको पीछे से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, कहेगा भाई तुम्हें तो कोई स्टोर करने वाला है ही नहीं, तुम्हारा एड्रेस किसी के पास नहीं, तुम क्यों बैठे हो रैम में, निकलो यहाँ से। तो इसे हमें आगे यूज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, वेरिएबल में स्टोर करना। वेरिएबल का नाम क्या रखें, कुछ भी रख सकते, एक्स रख दें, वाई रख दें, जेड रख दें, चलो हम नाम रख दे रहे हैं क्या, ड्राइवर। एरर दे रहा है क्यों, क्योंकि आपने ड्राइवर नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है। पहले वेरिएबल क्या होता है, डिक्लेयर होता है ना, और डिक्लेयर करोगे। अच्छा ड्राइवर है, इसका अच्छा ये बताओ, इस ड्राइवर वेरिएबल में तुम किस क्लास का ऑब्जेक्ट रखना चाहते हो, क्रोम ड्राइवर का। तो तुम्हारे वेरिएबल का टाइप भी होना चाहिए क्या, क्रोम ड्राइवर। हवा में कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ क्रोम ड्राइवर है इसलिए वहाँ भी क्या लिख रहे हैं, क्रोम ड्राइवर। अगर हम यहाँ ऑब्जेक्ट किसका बनाते, मान लो हमको फायरफॉक्स पे काम करना होता तो हम ऑब्जेक्ट किसका बनाते, फायरफॉक्स ड्राइवर का। तब जिस वेरिएबल में रखते उसका नाम चाहे जो होता, चाहे ड्राइवर होता चाहे जो होता, लेकिन उसका टाइप क्या होता, फायरफॉक्स ड्राइवर। क्लियर, क्लास के नाम को ये तो एकदम याद है ना, तो 2-3 दिन पहले खुद तो यही बताए हैं कि भाई जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे वेरिएबल भी उसी टाइप का होना चाहिए, या जिस टाइप का वेरिएबल होगा उसी टाइप का ऑब्जेक्ट उसके अंदर होना चाहिए। अब देखो जो लग रहा था मेथड नहीं आ रहे हैं, अब लिखो ड्राइवर। ड्राइवर क्या है, ड्राइवर के पास क्या है, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के साथ क्या मिलता है, स्टैटिक नॉन स्टैटिक सब मिलता है। क्लास के साथ सिर्फ स्टैटिक, ऑब्जेक्ट के साथ स्टैटिक भी और नॉन स्टैटिक भी। तो ड्राइवर डॉट। अब देखो इतने मेथड्स हैं भाई, आई बात समझ में, दिख रहा है, इतने मेथड हैं। अब इसी में से ये मेथड है काम करने के लिए। क्या करना है, अच्छा बताओ, पहले तुम्हें क्या करना है। अगर तुमसे कहें फ्लिपकार्ट पे ऑटोमेशन करना है तो हमें पहला काम क्या करना है, पहला हमें करना होगा ब्राउज़र क्या करना होगा, लॉन्च करना होगा। इसके बाद flipkart.com उसमें ओपन करना होगा ना। तो अब हाथ से नहीं करना, हर काम के लिए मेथड बना हुआ है, वो सीखना है तुम्हें किस काम के लिए कौन सा मेथड है। अब एक मेथड है जिसका नाम है, क्या नाम है, डॉट गेट है। मेथड का नाम क्या है, गेट। याद रखना सब लोग। क्या ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है, यस सर मांग रहा है। देखो ये मेथड का नाम है ना गेट, आगे क्या है, ब्रैकेट है ना, पैरेंथेसिस, उसके अंदर लिखा है स्ट्रिंग यूआरएल। तो इसका मतलब समझो, इसको पढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि मेथड का नाम गेट है। ये मेथड एक पैरामीटर मांगता है और वो पैरामीटर किस टाइप का मांगता है, स्ट्रिंग टाइप का मांगता है। और इसके बाद देखो कोलन है, कोलन के बाद लिखा है वाइड। इसका मतलब है ये जो गेट नाम का मेथड है ये कुछ रिटर्न नहीं करता। पढ़ना सीखो। जैसे ये एक मेथड है, क्या नाम है, गेट कैपेबिलिटीज। ये भी एक मेथड है, इसमें क्या पैरामीटर है, कुछ नहीं यार, ब्रैकेट खाली है ना। कुछ नहीं। जो पैरामीटर होते हैं वो मेथड के नाम के आगे जो ब्रैकेट होता है उसी के अंदर वो दिखाई देते हैं। देखो गेट कैपेबिलिटीज का ब्रैकेट क्या है, खाली है ना। क्यों, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। तो जब पैरामीटर नहीं है तो कॉल करने के टाइम पे आपको पैरामीटर भेजने की जरूरत भी नहीं है। और इसके बाद क्या लिखा है, कोलन, और फिर क्या लिखा है, कैपेबिलिटीज। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये रिटर्न करेगा क्या, कैपेबिलिटीज क्लास का ऑब्जेक्ट। चलो आगे देखेंगे। तो हमें कौन सा यूज करना है, पहले गेट। क्या मांग रहा है तुमसे, कह रहा है जी हमको पैरामीटर में क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए। और क्या चाहिए स्ट्रिंग में, यूआरएल।
तो लो भाई डाल दो URL https://flipkart.com। वहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। अब चाहो सबसे पहला बेसिक ऑटोमेशन अब आपका रन होगा। रन करो तो बेस्ट प्रैक्टिस क्लास का कौन चलेगा? मेन मेथड। ये क्या करेगा? क्रोम ड्राइवर क्लास का बनाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। इसके बाद उस क्रोम ड्राइवर क्लास का एक नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करेगा जिसका नाम क्या है? गेट। और पैरामीटर में क्या भेजेगा? उसका URL भेजेगा। ठीक। यस सर। अब ऐसा मत कर देना कि कदो हम नहीं भेजेंगे। अरे नहीं भेजोगे तो नहीं चलेगा, तब एरर आ गया ना। अरे वो देखो, ये पढ़ना सीख जाओ यार पहले। हर मेथड अपनी कहानी खुद बताता है कि भैया हमें पैरामीटर में क्या चाहिए, हम रिटर्न में क्या देंगे, दोनों बात बताता है। देखो साफ साफ तो बता रहा है कि मेरा नाम गेट है, पैरामीटर में हमें क्या चाहिए? स्ट्रिंग। कोलन के बाद वाइड लिखा है, मतलब हम रिटर्न कुछ नहीं देंगे। तो चलो इसको फिर से URL डाल देते हैं। और हम डबल कोट्स में क्यों डाल रहे हैं? स्ट्रिंग। क्योंकि पैरामीटर में वो क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। flipkart.com। और अब इसको क्या कर दें? रन बटन पे क्लिक कर दें। एक बार पहली बार मांगेगा अलाउ एक्सेस कर दो, बार बार नहीं मांगेगा, एक ही बार मांगेगा। शुरू में पहली बार जब यूज करो URL पूरा लिखना होगा। हाँ हाँ HTTP करके लिखना, flipkart.com लिखते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। सर ये कैसे मिलेगा? क्या URL कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? जिसके लिए काम करोगे तुमको ये दिख नहीं रहा है flipkart.com। और HTTPS तो जोड़ना ही जोड़ना है। एक URL जब भी है तो उसके पहले चलो एक दिन बताएंगे HTTP के बारे में भी, क्या होता है और क्या नहीं होता। लेकिन कोई भी URL देखो, या तो HTTP लिखा होगा या तो HTTPS लिखा होगा। जो फ्लिपकार्ट वालों का है वो HTTP डालोगे नहीं चलेगा। चाहो तो देख लो। जितनी बार प्रोजेक्ट बनाएंगे उतनी बार ऐड करना होगा। क्या जार? जो जार ऐड किया था राइट क्लिक करके बिल्ड पाथ करके, बिल्कुल हर प्रोजेक्ट में। अगर हम यहाँ चाहते हैं, मेरे पास कितने प्रोजेक्ट हैं टोटल? 5 ना। 5 के अंदर अगर हमें सेलेनियम यूज करना है तो 5 के अंदर हमें जार ऐड करनी होगी। इसके लिए हमें 5 जार की जरूरत नहीं है, वही जार सब लोग चाहे 5 लोग ऐड कर सकते। क्लियर है? यस सर। देखो चला भी कि नहीं? चला था सर। चला? ये खुला है ना सर? नहीं एक मिनट रुक जाओ, पहले सारे क्रोम बंद कर देते हैं। एग्जिट करो। अब देखो फिर से चलाते हैं। यही है ना? देखो इसने ब्राउजर क्या किया अपने आप, मेरे कोड ने लॉन्च कर दिया और उसमें क्या ओपन कर दिया? flipkart.com। है ना? ऑटोमेटिकली हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अब इसके बाद और क्या करना चाहते हैं? सपोज करो हम इसमें कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो ये भी हम, चलो अच्छा अभी इसने क्या किया? लॉन्च किया। इसके बाद हम चाहते हैं क्या, जानते हो? बंद करना। तो इसी ड्राइवर का, क्रोम ड्राइवर क्लास का एक और मेथड है जिसका नाम है क्लोज, जिसका काम होता है 2 मेथड। देखो एक मेथड क्लोज भी है और एक मेथड और भी है। क्या? क्विट। वाइट मत पढ़ना, क्विट। वाइट तो हो जाएगा जब QUITE होगा, ये क्विट है। क्विट नाम का मेथड कॉल करो या क्लोज, दोनों में से कोई एक। चलो क्विट कॉल कर दिया। अब देखो क्या होगा। तो देखो ऑटोमेटिकली लॉन्च किया है, URL ओपन किया है और क्या कर दिया है? बंद कर दिया है। तो चाहे फेसबुक रहे चाहे जो रहे, तुम समय नहीं दिया वहाँ समय नहीं दिया सर, बंद कर दिया। क्यों समय दे? तुम समय उसको दिए? वो तो तुम बोले 3 काम करो, वो 3 काम कर दिया। तुम्हारा अगर मन था कि नहीं भैया कुछ देर क्या करो,
रुको, तो उसकी भी एक ट्रिक है। मतलब ओपन करने के बाद बंद करने से पहले कुछ देर रुकना चाहते हो ना, तो एक लाइन लिखनी पड़ेगी। एक क्लास है जिसका नाम क्या है? थ्रेड। क्या है? थ्रेड डॉट। इसका एक स्टैटिक मेथड है इस क्लास का जिसका नाम है स्लीप। और यहाँ देना पड़ता है क्या? टाइम। टाइम देना पड़ता है सेकंड में नहीं, मिली सेकंड में। अगर 10,000 दोगे तो 10 सेकंड रुकेगा। तो यहाँ लिख दें क्या, मान लो 10,000। एरर देगा, अभी एरर दिया ना, सब कुछ सही है फिर भी एरर देगा। अब इसके बारे में डिटेल देखेंगे बाद में। जब एरर देगा तो इसके ऊपर कर्सर लेके जाना। थ्रेड डॉट स्लीप जब भी लिखोगे तो एरर देगा, कर्सर ले जाना तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देगा। पहला वाला ऑप्शन क्या कर लेना? क्लिक कर देना। ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन जो लिखा है इसे क्लिक कर दें, एरर गायब। अब जरा चलाते हैं, क्या होगा? ब्राउज़र लॉन्च होगा, URL ओपन होगा, 10 सेकंड उसमें क्या होगा? वो कहाँ गया भाई? यही है। लॉगिन करने के लिए अगर पासवर्ड चाहिए। हाँ देखो बंद हो गया ना, लेकिन बंद होने में क्या लिया? समय लिया, क्योंकि तुमने क्या लिखा? थ्रेड डॉट स्लीप 10,000। तो उसको बोला तुमने कि ये काम करो, लाइन नंबर 11 चलाओ, लेकिन फिर 13 पे मत भागो, पहले 12 पे 10 सेकंड के लिए सो जाओ, फिर जगना और आगे जाके काम करना। अगर हम यही लिख दें 60,000 तो 1 मिनट तक क्या करेगा? रुकेगा, तब ये लाइन चलाएगा। ये लाइन इसीलिए होता है जब अपने कोड को हम चाहते हैं उतने देर के लिए सो जाओ या बैठे रहो, पॉज हो जाओ, तब ये लाइन लिखते हैं। ये देखो अभी तो 60 सेकंड रुकेगा, वैसे टाइम लगेगा। देखो ब्राउज़र लॉन्च किया, URL ओपन किया, बंद नहीं करेगा। अब 1 मिनट क्या करेगा? वहाँ वेट करेगा। हम कुछ नहीं कर सकते। अब तो 1 मिनट इसको रुकना ही रुकना है। रुका है तो सर हम अपने से मैनुअली कुछ कर सकते हैं? एकदम कर लो भाई, कुछ मना थोड़ी नहीं किया है, करो लो भाई, कुछ भी करो, लेकिन कितनी देर तक? क्योंकि 1 मिनट बाद अपने आप क्या हो जाएगा? ये बंद हो जाएगा। अभी 1 मिनट बीता नहीं है, जैसे 1 मिनट बीतेगा वैसे ही क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। अच्छा एक एप्लीकेशन और है ना, लेकिन हाँ बिल्कुल एकदम यार, ब्राउज़र लॉन्च हुआ, जब URL अब यही flipkart.com हुआ तो रिक्वेस्ट गई सर्वर पे, तभी तो सर्वर ने वहाँ से एक HTML पेज भेजा जो तुमको यहाँ सब कुछ दिखाई दिया। यस सर। तो बिल्कुल रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास और क्या आएगा? रिस्पॉन्स आएगा। वो देखो सर्वर तो जान ही जाता है। अब इसी पे ज़्यादा काम करने लगोगे, फ्लिपकार्ट को और ऑटोमेट कर दोगे, बार बार कोई काम ऑटोमेटिकली करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है फ्लिपकार्ट वाले तुम्हें क्या कर दे? ब्लॉक कर दे। कि वो देखेंगे जब तुम्हारे पास से रिक्वेस्ट जाएगी तो वो तुमको रिस्पांस देने के बजाय कैप्चा भेजना शुरू करेंगे कि जिससे कि तुम ऑटोमेट ना कर पाओ, है ना? क्या करें? वो रेड आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक क्या है, वार्निंग आ रही है, उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। अब इतना चल रहा है? यस सर। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। अच्छा ये फिर से चलाते हैं एक बार ज़रा। अच्छा एक चीज़ तो ये भी जानते हो तुम लोग ना, क्या? ब्रेक पॉइंट लगाना। यस सर। ब्रेक पॉइंट लगा दो, डिबग मोड में क्या कर दो? रन कर दो, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक आगे तुम उसको यहाँ इस बटन को क्लिक नहीं करो। क्लियर है ये? यस सर। तो ये हो गया आपका फ्लिपकार्ट ओपन। ठीक है, अब इस पे और भी कोई काम करना है तो और भी काम। अच्छा एक चीज़ देखो, ये पेज है ना, ये क्या लिखा है? ये क्या है? एड्रेस है सर। यहाँ इसको URL बोलना है। क्या है ये? URL। और ये क्या दिख रहा है? ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल लिखा है ना, एड्रेस है। इसको बनाना, इसको बोलते हैं टाइटल।
ये आपके पेज का क्या है? टाइटल। यार ये भी टेस्टिंग करनी होती है कि टाइटल सही आ रहा है कि गलत। ऐसा तो नहीं हम खोल रहे हैं फ्लिपकार्ट और टाइटल आ रहा है अमेजन का, ये डिफेक्ट है ना। यस सर। सही टाइटल आना चाहिए। यस सर। अगर ये टाइटल तुमको निकालना हो क्या आ रहा है, मतलब प्रिंट कराना है क्या ये टाइटल, और वो भी ऑटोमेटिकली, तो देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं। ये रखें ये वेट रखें कि रहने दें? हटा दें? हटा दीजिए। देखो ड्राइवर डॉट करोगे तो क्या होंगे, उसके सारे मेथड्स आएंगे ना। अब एक मेथड और है, क्या नाम है मेथड का? गेट टाइटल। इसका काम यही होता है कि जो पेज खुला है उसका टाइटल लेके आना। अच्छा ये मेथड पैरामीटर क्या मांग रहा है? नहीं मांग रहा। देखो नहीं मांग रहा भाई, गेट टाइटल के ब्रैकेट क्या है? खाली है ना, तो पैरामीटर नहीं मांग रहा है। कोलन के बाद क्या लिखा है? स्ट्रिंग। वाइड नहीं लिखा है, मतलब ये मेथड रिटर्न कर रहा है। और रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। तो एक गेट टाइटल मेथड कॉल करें, रिटर्न क्या कर रहा है? स्ट्रिंग। तो जिस वेरिएबल में रिटर्न को लोगे वो भी क्या होना चाहिए? स्ट्रिंग। देखो हमने x नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया? स्टोर। यहाँ इंट भी लिख सकते हैं क्या भाई? नहीं ना। जब वो मेथड कह रहा हम स्ट्रिंग देंगे तो आपको लेना भी होगा किसमें? स्ट्रिंग में ना। देखो दो बातें होती हैं, एक मेथड रिटर्न, जैसे ये गेट टाइटल रिटर्न कर रहा है, रिटर्न लेना कोई आपकी मजबूरी नहीं है। मन देखो हम यहाँ रिटर्न ले रहे हैं नहीं, ये मेथड चलेगा रिटर्न देगा, लेकिन हम रिटर्न को ले नहीं रहे हैं। ये कोई मजबूरी नहीं कि आप रिटर्न लो, लेकिन अगर आप ले रहे हो तो सही टाइप के वेरिएबल में लो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे वो कह रहा है कि हम जब चीज देंगे किसमें? स्ट्रिंग में, तो तुमको भी लेना किसमें होगा? स्ट्रिंग। और इसे कर दो क्या? चलाएं अब? देखना यहाँ पे प्रिंट होके आएगा। सर ये बार क्यों आ जा रहा है? वो आएगा, उसकी टेंशन मत लो, इससे कोई लेना देना नहीं। ये देखो यही उसकी टाइटल थी, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरी, लाइफस्टाइल, बुक्स एंड मोर बेस्ट ऑफर्स, यही लिखा था। तो ऑटोमेटिकली टाइटल ले आए कि नहीं ले आए? यस सर। ठीक है। क्लियर है अब? यस सर। तो अब आप ब्राउज़र लॉन्च कर सकते हो, URL ओपन कर सकते हो, टाइटल निकाल के प्रिंट करवा सकते हो, और बाद में ब्राउज़र को क्या कर सकते हो? बंद भी कर सकते हो। अब अच्छा यहीं ये लिख दे तो अमेजन का खोलेगा, लेगा। अमेजन का खोलेगा। देखो जितने भी एप्लीकेशन आजकल स्टैंडर्ड हैं सबके URL में HTTPS होता है, HTTP नहीं होता। HTTP क्या होगा? S होगा। चलो कल इसके बारे में बताएंगे कि HTTP क्यों होता है और HTTPS क्यों होता है। लेकिन ये देखो चलाएं अब। कैप्चा आ गया ना। अमेजन वाले पहले ही जान गए कि ये क्या है, ये कोई टूल के थ्रू कर रहा है, तो सीधे तुम्हें क्या फेंके? कैप्चा। और लेकिन देखो टाइटल क्या था? Amazon.com। और इसे देखना चाहो तो ब्रेक पॉइंट लगा के तो रुक ही सकते हो, लो जी रुक जाते हैं। अभी तो ड्राइवर डॉट फिट चलेगा नहीं, ब्रेक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। देख रहे हो ये लोग कैप्चा दे दिए ना, सिर्फ इसीलिए कैप्चा दिए कि आप बिल्कुल। लेकिन कैप्चा को ऑटोमेट करना आसान काम नहीं, हाथ से तो कुछ भी हो गया सर। तो यार ऑटोमेशन क्यों कर रहे हैं अगर हमें हाथ से ही करना है तो, है ना। लेकिन हाँ कंटिन्यू शॉपिंग पे कहोगे क्लिक करने को तो कर सकता है वो, क्लिक करो।
लेकिन कैप्चा को ऑटोमेट करना इजी नहीं हर है। बार चेंज होता है। लेकिन है easy। चेंज भी होता रहता है, पहली बात, और दूसरी बात उसको उठा देखेंगे, मतलब उसमें चैलेंज है। भाई कैप्चा बनाया ही इसीलिए क्या कि एक मशीन मेरे एप्लीकेशन को यूज ना करे, एक आदमी यूज करे। सर उनको क्या दिक्कत होती है मशीन और आदमी से? अरे यार तुम लोग सोचा हजारों लोग ऐसे ही चलाओगे तो उनका ट्रैफिक बढ़ा रहे हो ना, सामान एक नहीं लेना है हाँ, और रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हो, हाँ, तो उनका ट्रैफिक बढ़ रहा है ना वहाँ। तो हाँ, भाई सर्वर डाउन नहीं हो रहा लेकिन स्लो तो होगा ना। अब पता चला मेरा कोई वो हो, क्या कहते हैं, राइवल हो, मेरा कोई कंपटीटर हो मार्केट में, हाँ, तो अच्छा इनका बिग बिलियन डे सेल चलने वाला है, वैसे ही इतना ट्रैफिक आने वाला है, अपनी तरफ से हम भी ऐसे हजारों सेलेनियम के बोर्ड छोड़ दें, लाखों, हाँ, तो वो जाके उनका हैंग करें। तो इसीलिए कोई नहीं चाहता कि मेरे एप्लीकेशन को ऑटोमेट करो, वो चाहते हैं ऑटोमेट करें लेकिन मेरी कंपनी वाले करें, बाहर की दुनिया वाले तो इससे क्या करें, तो सामान देखें, सामान खरीदें ना, उनको ऑटोमेट करने की क्या ज़रूरत है। सर वेब ब्राउज़र को ना जैसे कोई एपीआई को मतलब ऐप्स को टेस्ट मतलब ऑटोमेट करें। ऐप करोगे तो ऐप तो मोबाइल पे चलेंगे, मोबाइल की बात कर रहे हो कि लैपटॉप की? डेस्कटॉप बेस्ड। डेस्कटॉप का कोई जैसे तो याद रखना, सेलेनियम सिर्फ वेब बेस्ड एप्लीकेशन को ऑटोमेट करता है, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन को नहीं, है ना। एक चीज़ और बता दें आपको, एक ज़माना था जब सेलेनियम QTP क्यों चला करता था, QTP की बड़ी उसको भी बड़ा पावरफुल टूल था, वो डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन हो, वेब बेस्ड हो, मेन फ्रेम का हो, किसी को भी ऑटोमेट कर लिया करता था। और वो ज़माना ऐसा था कि नेट उतना तेज़ नहीं था, वेब बेस्ड एप्लीकेशन कम बना करते थे, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन ज़्यादा बना करते थे उस ज़माने में, आज के 20 साल पहले। तब कहाँ इतनी स्पीड थी, इतना सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे नेट की स्पीड बढ़ती चली गई, दुनिया सारी किस पे जाती चली गई, वेब पे। आज की हालत ये है कि 99% एप्लीकेशन डेवलप होते हैं जो वो क्या होते हैं, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड नहीं होते। क्लियर है? यस। तो चलो, तो ये हो गया आपका, तो इतना सब लोग पहले आज ट्राई करो, फिर कल इसी पे आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको आगे और ऑटोमेट करना है। और एक एप्लीकेशन बी टाइगर किसी के पास तो होगी, यस सर है। तो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है डाल लो ना भाई। इसको यूज करोगे अगर अमेजन या फ्लिपकार्ट तो तुम्हारा नेट लगेगा, और वो वाला एप्लीकेशन जो दिखाया था तुमको वेब बेस्ड एप्लीकेशन है लेकिन बिना नेट के यूज कर सकते। तो लेकिन उसको इंस्टॉल करने का तरीका याद है ना? यस सर। डबल क्लिक करके मत इंस्टॉल करना, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, ऑफलाइन भी काम करेगा। वो ऑफलाइन भी काम करता है, जानते हो? देखो बिना नेट ये के। लोग ऑफलाइन क्यों नहीं काम करते, अमेजन फ्लिपकार्ट, क्योंकि इनका सर्वर कहीं और है और क्लाइंट कहीं और है। वो एप्लीकेशन जब हम यूज करेंगे तो इसी कंप्यूटर को हम सर्वर भी बना देंगे और इसी कंप्यूटर को क्या बना देंगे, क्लाइंट भी। तो जब यही है तब काहे की नेट की जरूरत? नेट की जरूरत तो इसलिए पड़ती है कि सर्वर आपका कहीं और है, क्लाइंट कहीं और है। अगर एक ही जगह क्लाइंट और सर्वर रहेंगे तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो गया स्टॉप?